डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एक खास कार्यक्रम हेलो किसान, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जा सके, विषय से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों का विस्तार इस कार्यक्रम के द्वारा किसानों तक पहुँचे, इसी लक्ष्य को लेकर हम हेलो किसान कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं। हमारे किसान भाइयों की, हमारे दर्शकों की भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप लाइव जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, और आपकी समस्याओं का समाधान कार्यक्रम में मौजूद जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिन विषयों से जुड़ी जानकारी आप ले सकते हैं, उस विषय से जुड़े हुए तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान आप ले सकते हैं। नजर डालते हैं आज के विषय पर। हेलो किसान में आज जिस विषय पर चर्चा होगी वो विषय होगा ई-नैम, कृषि उत्पादों की बिक्री एवं खरीद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किसान भाई कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, और इनसे जुड़े हुए जो तमाम लोग उद्योग में जुड़े हुए हैं उनको कैसे इनाम से फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खरीदार हो, चाहे वो विक्रेता हो। इन तमाम पहलुओं को समझेंगे कि इनाम से कैसे उनको फ़ायदा होता है, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्या क्या इसके और पहलू हैं। इस विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके हैं या आप भी चाहते हैं कि इनाम का फ़ायदा आपको मिले, तो आप कोई भी सवाल इनाम से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर आप हमारा नोट कर सकते हैं 1800-113060, 1800-113061। इस नंबर का इस्तेमाल करते समय 2 बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, दूसरा आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान उचित तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए दूसरा विकल्प है व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय आप जहां से भी अपने सवाल भेजें, जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तीसरा विकल्प आपके पास ईमेल का है। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप ई-नैम से जुड़े कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान आज के इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट की तरफ जो आपकी समस्या का करेंगे समाधान। तो बिना देर किए हुए सीधा रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह का। डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ सलाहकार हैं ई-नैम MFPO विभाग से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। चर्चा की शुरुआत आपसे हम करते हैं। कृषि क्षेत्र को डिजिटलीकरण करने की तरफ बहुत से कदम उठाए गए। उन कदमों में एक ये भी कदम है ई-नैम। अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की गई। ई-नैम लाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, और ई-नैम किस तरीके से जब 2016 में शुरू हुआ, क्या कार्यशैली उसकी थी, आज इतने सालों के बाद क्या परिवर्तन ई-नैम को लेकर हमारे देश के कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब कृषि विपणन के क्षेत्र में ई-नाम प्लेटफॉर्म लाया क्यों गया, इसका क्या उद्देश्य था, हम अपने किसान भाइयों को इसके बारे में अवगत कराना चाहेंगे। पहली बात तो ये थी, हमारे सारे किसान भाई जानते थे कि जब अपनी उपज मंडी में ले जाते थे, कुछ सीमित संख्या में खरीदार जो होते थे, जो क्रेता होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो अपनी मनमानी तरीके से बोली लगा लेते थे। एक और चीज़ प्रचलित है कि लोग रूमाल के अंदर उसका भाव तय कर देते थे, और पेमेंट में देखें कि जो उनका भुगतान होना रहता था उसमें भी कटौतियां हो जाती थी, क्योंकि कैश पेमेंट की व्यवस्था थी। तो जो उनको नेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। तो अब और तीसरी बात ये थी कि खरीदार, किसानों की उपज का बहुत सारे खरीदारों तक पहुंच बढ़ाना। तो ये कैसे संभव था? इसके लिए कहा गया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ले आया जाए, जिसे इनाम का मतलब भी इनाम भी होता है कि इनाम मिलना किसके रूप में, आपके उपज के प्राइस के रूप में, उचित मूल्य मिलना, अच्छा मूल्य मिलना। तो इसका उद्देश्यों में देखा जाए तो सबसे पहले आपकी उपज की पहुंच बहुत सारे खरीदारों, मंडी में ही नहीं, कई प्रदेश की कई मंडियों में, देश की कई मंडियों में,
वहाँ के बैठे बैठे खरीदार आपकी उपज का ऑनलाइन बिड करते हैं, और जो सर्वोत्तम बिड होता है, जिसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं इतने में ही हम अपनी उपज बेचेंगे, उस पर वो आपकी बिक जाती है। दूसरे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेमेंट होता है, आपको जो भुगतान किया जाता है, वो आपके बैंक खाते में किया जाता है, और क्रेता जो होता है भुगतान आपके खाते में कर देता है। और जो बिचौलिए या कोई अन्य लोग हैं जो किसी प्रकार के कटौती की संभावनाएं होती थी, उन स्थितियों में जब आप इसको फिजिकली भौतिक रूप से उपज को ले जाते थे, बेचते थे, वो समाप्त हो जाती हैं। तो इन उद्देश्यों के साथ इसका प्रारंभ किया गया। एक चीज़ अपने किसान भाई को मैं और बताना चाहूँगा, इसका उद्देश्य यह भी है कि देश राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय बाजार बनाना, एक नेशनल मार्केट बनाना। किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि है मतलब क्या राष्ट्रीय बाजार का। राष्ट्रीय बाजार का मतलब यही है कि पूरे देश का कोई भी क्रेता, कोई भी व्यापारी, कोई भी खरीदार कहीं भी अपनी उपज खरीद ले और उसको ले जाने में किसी प्रकार का अवरोध ना है, वो इसको राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। आप सभी जानते हैं किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए जब आप होलसेल खरीदी की जाती है तो उसके लिए मंडी का, राज्य के मंडी कानूनों के अंतर्गत उनको लाइसेंसधारी होना पड़ता है। लेकिन जब ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो दूसरे प्रदेशों से भी इसको बिड करते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और आपकी उपज का चूँकि गुणवत्ता जानने के लिए मंडियों में प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, वो आपको सैंपल लेते हैं, सैंपल के अनुसार आपकी उपज का जैसा गुणवत्ता होता है वैसा डाल देते हैं। उसको देख करके अगर अच्छी उपज आप लेकर आए हैं, अच्छा मूल्य मिल जाता है, कुछ खराब लाए हैं तो कुछ कम मिलता है। इन उद्देश्यों के साथ इस योजना का प्रारंभ, जैसा बताया गया, कि 2016 अप्रैल में किया गया है। जी, तो ये कुछ पहलुओं को समझने का प्रयास किया डॉक्टर एस.के. सिंह जी द्वारा। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इनाम के, लेकिन फिलहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। किसानों के लिए कृषि वस्तुओं के विपणन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम की परिकल्पना की गई थी और 14 अप्रैल 2016 को इसे 21 मंडियों में शुरू किया गया था। बता दें कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों सहित अन्य किसानों के बीच प्रदर्शन और पैठ की निगरानी के लिए समय समय पर राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम प्लेटफॉर्म के कामकाज की समीक्षा करती है। 31 जनवरी 2026 तक ई नाम प्लेटफॉर्म पर 1.79 करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें छोटे धारक किसान भी शामिल हैं। 31 जनवरी 2026 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1522 मंडियां ई नाम के साथ एकीकृत हैं। दरअसल ई नाम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए किसानों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करना है। इसके तहत किसान नजदीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं और व्यापारी कहीं से भी उनके उत्पाद के लिए मूल्य चुका सकते हैं। सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 9 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके ई नाम के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है। ये महत्वपूर्ण कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे व्यापक कमोडिटी कवरेज और बाजार एकीकरण को और मजबूत किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत के बाजारों को जोड़ता है। ऑनलाइन किसान पंजीकरण, फार्म गेट और किसान उत्पादक संगठनों की प्रत्यक्ष भागीदारी, मूल्य की जानकारी के लिए एग्मार्क नेट के साथ एकीकरण और एक बहुभाषी मोबाइल एप्लीकेशन जैसी सुविधाओं ने बाजार पहुंच और पारदर्शिता में सुधार किया है। ई नाम एप्लीकेशन वेब और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है। ई नाम उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-270-0224 उपलब्ध कराया गया है।
तो इनाम कृषि क्षेत्र में कैसे बदलाव लेकर आ रहा है और कृषि से जुड़े हुए जो किसान हैं उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में इनाम की मदद कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे भागीदारी निभा रहा है, इसको हमने एक रिपोर्ट के जरिए समझा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, आपका स्वागत है सर। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं NIAP पूसा नई दिल्ली से। दूसरा सवाल आप लेने के लिए आपका रुख करते हैं और हम बात कर रहे हैं इनाम की भूमिका को लेकर। कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव लाने की इनके अंदर क्षमता है। 2016 से जब कृषि की शुरुआत हुई तब से अब तक बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। कृषि के क्षेत्र में जो छोटे मझोले किसान हैं, हमारे देश में अधिकतर संख्या उनकी है, और डिजिटल साक्षरता की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण स्थिति में है अभी भी किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो। उन किसानों को कैसे इनाम से जोड़ा जाएगा और क्या वो किसान भी इनाम से लाभ ले पा रहे हैं? देखिए, इसमें जो प्रोविज़न किया गया है, जैसे पहले सिंह साहब ने भी बताया कि इसमें FPOs को भी जोड़ा गया है और वेयर हाउस के साथ भी उसको जोड़ा गया है। तो किसान अगर मंडी तक पहुंच नहीं पा रहा है, मंडी दूर है, उसके आसपास में अगर किसानों का संगठन काम कर रहा है, FPO है, तो वो FPO के थ्रू इनाम में ट्रेड कर सकता है, ऑनलाइन ट्रेड कर सकता है। तो ये एक और अगर पास में कोई वेयर हाउस है, एक्रेडिटेड वेयर हाउस है, वेयर हाउस में भी अगर वो अपना माल ले जाके रखता है, वेयर हाउस इनाम से लिंक्ड है, तो उसके थ्रू भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है। ये दोनों माध्यम, अगर मंडी दूर है तो ये दोनों माध्यम उसके नज़दीक जो भी उपलब्ध हो वो उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिंह साहब ने जैसे बताया कि इसमें एक तो व्यापारी जो हैं या खरीदार कहें, खरीदारों की संख्या मंडी में, हम मंडी समिति या मंडी की सिस्टम में जो लोग इसका कहते हैं कि इसमें दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें क्या बताते हैं कि उसमें खरीदारों की संख्या कम है और उसमें जो भाव निर्धारण होता है तो भाव निर्धारण प्रॉपर नहीं हो पाता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता और उसमें बिचौलियों का अहम भूमिका होती है। हालांकि मानते हैं बिचौलियों की अहम भूमिका है बायर, क्रेता और विक्रेता को मिलाने में। ये रोल अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-नाम के थ्रू प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और ये जो भाव तय करने की प्रक्रिया है वो एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी माध्यम से होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्रेता उसमें अपना भाव देंगे तो किसान को भी ज़्यादा भाव मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी, और जहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी तो वो सही भाव, ट्रांसपेरेंट भाव, पारदर्शी भाव निकल के आएंगे। और जैसे दूसरा एक और है कि इसमें क्वालिटी के हिसाब से ट्रेडिंग है। क्वालिटी जिस प्रकार की होगी उस प्रकार से उसका जो असेयर्स हैं, अक्रेडिटेड असेयर्स हैं, रजिस्टर्ड असेयर्स हैं, वो असेयर्स आपके उत्पाद की क्वालिटी का टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये इस क्वालिटी का माल है, आपका उत्पाद है, और भाव उसी हिसाब से तय होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा किसानों के लिए? अगर कहेंगे कि उसकी अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसको बहुत अच्छा भाव क्वालिटी के हिसाब से मिलेगा। दूसरा एक और फ़ायदा अगर इसकी देखें कि किसान अच्छी क्वालिटी का उत्पाद पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होगा, क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी का अच्छा दाम मिलेगा तो वो अच्छी क्वालिटी को उत्पाद पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होगा और वो अपने खेती में क्वालिटी कैसे लाएं, अपने उत्पाद की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। जी, तो ये कुछ मुख्य पहलू हैं ई-नाम के। डॉक्टर अस्कर सिंह जी, आपका रुख करता हूँ। मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मेरी उपज बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर मुझे ई-नाम से फ़ायदा लेना है तो मेरे लिए क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए? मैं कैसे ई-नाम में अपने आप को रजिस्टर करूँ और कैसे मैं ई-नाम का रजिस्टर करने के बाद उसमें मैं इमेज वेरिफिकेशन की जो आपने बात करी या जो टेस्टिंग की बात करी, मंडी में ले जाना, मुझे अपने माल को मंडी में ले जाना पड़ेगा या घर बैठे मैं ई-नाम का इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं? आपने सही वक्त पर सही प्रश्न किया। ये व्यवहारिक है, क्योंकि जब डिजिटल की बात करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं हम कैसे काम करेंगे इस पर। तो इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये मतलब ये है
कि जब आप पहली बार मंडी के गेट में जाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन करके सारा डाटा, अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ उसमें डाल दिया जाएगा। जब दोबारा आप मंडी, किसी भी मंडी, वही नहीं भारतवर्ष के किसी भी मंडी में जाएंगे तो डाटा अपने आप दिख जाएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर बताएंगे, ये मोबाइल नंबर से सारा डाटा आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कराना है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब किसान भाई सोचें कि आप मंडी में हो, तो मंडी गेट से जैसे अंदर गए स्वतः ही वहाँ पर क्या व्यवस्था है, आपका उसमें सारा कुछ डिटेल लिख उठेगा। आपका नाम, पता, अकाउंट नंबर, किस कमीशन एजेंट के पास अगर जाना है तो आप वहाँ जाना है तो उसका भी नाम लिख उठेगा, सारा डिटेल आ जाएगा। फिर वहाँ पर जो प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं, यदि आपको टेस्ट कराना है, आप ऐच्छिक है, यदि आपको उसको जांच कराना है तो वो स्वतः आएगा, निःशुल्क है। फिर मैं किसान भाइयों को बता देते हैं, निःशुल्क है। वहाँ पर 247 कृषि उपजों के पैरामीटर बने हुए हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। वो सैंपल लेगा और लेने के बाद टेस्ट कर देगा। अब आज कई सारी किसान भाइयों के भी बताते चले, अब वो सिस्टम नहीं है कि दाना गिनेगा कि कितना सड़ा हुआ, कितना गला हुआ, कितना क्या है। आजकल AI बेस्ड डिजिटल मशीनें हैं और रैपिड 1 मिनट में, आधा मिनट में, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में वो रिपोर्ट बन जाती है। और रिपोर्ट बन के वो लैब क्या करेगा, उसी में आपके नाम के साथ अपलोड कर देगा। ठीक, फिर आपका प्रोड्यूस आगे बढ़ेगा। लाट, जब आप एंट्री करेंगे तो लाट क्रिएशन हो जाएगा, लाट नंबर लिख उठेगा, टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग रिपोर्ट लग गई। फिर आगे जाएंगे, आप उस प्रोड्यूस को सेल आउट करेंगे। वहाँ पे बिडिंग का एक समय दिया गया है, बिडिंग स्टार्ट होगी। देश से, पूरे देश भर से, प्रदेश भर से सब लोग अपना बिड करेंगे। तो आपको एक मैसेज जाएगा, अलर्ट जाएगा आपके मोबाइल पर कि आपकी उपज का जो अधिकतम बिड है वो इतने रुपए लगी है। यदि आप कहेंगे हाँ कि हम बेचने को तैयार हैं तो वो प्रोड्यूस पर बिड होगी। यदि आप मना कर देंगे तो नहीं होगी। लेकिन एक समय के बाद यदि आप शांत रहते हैं तो माना जाएगा कि आप बेचने को तैयार हैं, उस पर बिड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद उसकी तौलाई होगी, जैसी प्रक्रिया मंडी में होती है। तौलाई के बाद किसान भाई को मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताता चलता हूँ कि जो विपणन फीस होती है, जिसे मंडी फीस कहते हैं, कभी भी आपको पेमेंट नहीं करना है। जब भौतिक आप तरीके से आप उपज बेचते थे तो कभी कभी खरीदार कह देते थे कि हमको फीस भी देना है, हमको कमीशन भी देना है, वो भी पैसे काटने का कोशिश करते थे। ऑनलाइन में सुविधा है क्योंकि सब कुछ विजिबल है, दिखता है, आपको कुछ नहीं देना है। हमेशा जो फीस होती है, जो कमीशन होता है, वो खरीदार द्वारा दिया जाना है। फिर जब उसको तौलाई हो जाएगी, सारा कुछ पता चल जाएगा क्योंकि कितना, किस रेट पे बिकाया, कितना क्वांटिटी है। फिर वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा, आपके अकाउंट में करेगा। और साथ साथ फीस जो है वो मंडी समिति का अकाउंट होता है, उसमें कर देगा। यहाँ पर यह भी किसान भाइयों को बता देता हूँ कि यह भी ऑप्शन अवेलेबल है इस पोर्टल पर कि आप चाहें तो कैश पेमेंट भी ले सकते हैं। और ये भी अवेलेबल सुलभ है कि आप चाहें कुछ पैसा कैश ले लीजिए और कुछ पैसा जो है आप ऑनलाइन अकाउंट में डलवा दीजिए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि किसान भाई जब अपना उपज बेच के निकलता है तो उसको खाद, बीज, चप्पल, जूते, बहुत सारी घरेलू सामान खरीदने होते हैं, तो वो पैसा उसको मिल जाता है। किसान भाई इससे जुड़े, इसके लाभ को समझें, क्योंकि और भी आपको आगे की आने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो इन पहलुओं को समझ के आप इनाम में ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी उपज को बेहतर मूल्य में बेच सकते हैं और बेहतर फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। कुछ और पहलुओं को भी समझा जाएगा, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक के उस पार इनाम के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, और ई-नैम कैसे किसानों की मदद कर रहा है। और अगर आप अपनी खेती किसानी में अपनी उपज को मंडियों में सही भाव पर बेचना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ई-नैम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ पहलुओं को समझने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, आपका हम रुक करते हैं, और जैसे कि बताया गया कि इमेज वेरिफिकेशन का इसमें एक प्रारूप के तौर पर आपकी उपज का एनालिसिस किया जाएगा और उसका आपको फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और किसी भी राज्य का कोई भी खरीदार बैठकर अगर उसको पसंद आता है आपका उपज तो आपके मूल्य के निर्धारित करके उस पर बिडिंग होगी और आपका जो उपज है वो बिक जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर खरीदार के प्रारूप से या उसके नज़रिए से देखा जाए खरीदार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मान लीजिए जो फ़ोटो है या जो क्लैरिफिकेशन या टेस्टिंग हुई है उसके हिसाब से फ़ोटो बहुत अच्छी है, क्योंकि इमेज देख के क्या आप निर्धारित कर सकते हैं, क्या आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी जो उपज है वो बहुत बेहतर रही है या उसकी जो गुणवत्ता है बहुत बेहतर है। और जब उपज उसके राज्य में उसको डिलीवर होगी तो क्या उसकी जो क्वालिटी होगी वो उसी अनुसार अगर नहीं हुई तो खरीदारों के पर्सपेक्टिव से ये कितना उचित आपको लगता है? देखिए, अब तक मंडी में जो व्यापार है उसमें क्या हो रहा था कि जो आपका आड़तिया है, आड़तिया कैसे क्वालिटी टेस्ट करता है, हालांकि उसका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस हो गया है, पर जनरली आप जैसे अनाज लेके जा रहे हैं वो एक अनाज का दाना उठाता है, चबाता है, देखता है कितना मॉइस्चर है, ठीक है। अब उसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, न खरीदने वाले के लिए जो कहीं बाहर खरीद रहा है, जिसके बिहाफ पे वो खरीद रहा है, आड़तिया या व्यापारी खरीद रहा है, या न बेचने वाले के लिए कि मेरी उसने क्या कितना परसेंट असेस किया है चबा के। उसके अलावा और पैरामीटर्स जो डीएमआई डिसाइड करती है हर एक कमोडिटी के पैरामीटर्स में अगर देखें कि उसमें टूटे हुए सिकड़े हुए दाने कितने हैं, और फसलों के दाने कितने हैं, कंकड़ पत्थर, चूंकि कृषि उत्पाद है वो कंकड़ पत्थर या जो अन्य उत्पाद आने की संभावना होती है तो वो कितने हैं। अब मंडी ट्रेड में जनरली यही होता है कि जहां आप मंडी में ले गए, कमीशन एजेंट के वहाँ ले गए, उसने अपने वहाँ ढेरी लगा दी, छनाई वाला आएगा, छनाई करेगा, फिर वापस पैकिंग अनपैकिंग होगी, और उसके हिसाब से आपका जो काटा, जनरली छनाई का चार्ज लगेगा, छनाई जितनी हो गई उसके हिसाब से काटा कटेगा। वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। उसका कारण यह है कि आपका बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग होती है। क्वालिटी टेस्टिंग के जो भी पैरामीटर्स हैं, और वो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो इमेज के बेस पर ही आपकी पूरी न कि केवल उत्पाद की क्वालिटी, उसमें कितने कंकड़ हैं, कितने श्रिवल्ड ग्रेन हैं, कितने अन्य उत्पाद के बीज हैं, कैसा, और मॉइस्चर एक अच्छा पैरामीटर है जिसके बेस पे ट्रेडिंग होती है। तो ये सारे पैरामीटर इवन इमेज के बेस पर उसका कलर, यानी ये तमाम मानकीकरण हैं जिसके आधार पर ही वो इमेज सर्टिफिकेट क्लैरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद खरीदार जो भी है उसको मतलब गलत सूचना नहीं मिलेगी, गलत सूचना नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ उसका धीरे धीरे ये ट्रेडिंग बढ़ रही है, तो उससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खरीदारों का विश्वास इसमें बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया जाता है। बिल्कुल, किसी मतलब चबा के देखने वाला प्रोसेस नहीं है। हाँ, मैनुअल नहीं है, यानी सब कुछ तकनीक के द्वारा मानक तय किए जाते हैं। उन मानकीकरण को पास करने के बाद ही उस ई-नैम की वेबसाइट्स पर या उस पोर्टल पर उन चीज़ों को लिस्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया है। एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना प्रश्न वीडियो बना के हमें भेजा है, देख लेते हैं क्या सवाल है। वीर सिंह है हरियाणा से। मेरा नाम वीर सिंह, गांव शिकोपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैंने ये फसल लगा गेहूँ की फसल बोई है जो मैं 21-20 दिन की है, और इसमें जगह जगह पीलापन आ रहा है। इसका क्या उपाय करना चाहिए कि पीलापन आ रहा है जगह जगह? जी, तो किसान भाइयों की गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या है। डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, क्या कोई समाधान हो सकता है?
देखिए, हालांकि ये डायरेक्ट संबंधित तो नहीं है, पर पीलापन का कारण कई हो सकते हैं। उसमें एक है कि नत्रजन प्रॉपर नहीं हो, तो मतलब फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन उन्होंने प्रॉपर नहीं की हो, या तो उसमें यह है कि नत्रजन की मात्रा या यूरिया की मात्रा जो पहली सिंचाई के समय जी डालनी चाहिए वो डालें। साथ ही साथ अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल आज का विषय ई-नैम का है, तो हम कोशिश करेंगे कि ई-नैम के सवालों को ही शामिल करें कार्यक्रम में। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जी, आपका रुख करते हैं। एक सवाल ये भी था कि क्या किसान भाई घर से भी ई-नैम का इस्तेमाल करके अपनी उपज को बेच सकते हैं? दूसरा, उपज की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए? क्या 1 टन होगा तभी बिकेगा, 10, 20, 50 किलो होगा तो नहीं बिकेगा? इसको थोड़ा समझाइए। जहाँ तक क्वांटिटी का प्रश्न है, मात्रा का प्रश्न है, तो किसान भाइयों की जानकारी के लिए इसको हम बता दें कि इस पोर्टल पर जो इनाम का है या चाहे मंडी में बिक्री है, वो केवल होलसेल की बिक्री ही होती है। लेकिन आप कितनी भी क्वांटिटी का लाट बना के ले जाएं, न्यूनतम लाट साइज कहीं भी प्रस्तावित प्रिस्क्राइब नहीं है, कितनी भी छोटी हो। लेकिन अब ये ध्यान दें कि आप बहुत छोटा 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 15 किलो ले जाएंगे तो उसको शायद खरीदार, होलसेल के खरीदार मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो व्यापारी हैं, उनको व्यापार करना है। वो 10 किलो 15 किलो नहीं नुकसान होगा, किसान को ही नुकसान होगा। अगर इतनी मात्रा है तो आप खुदरा बाजार में ले जाएं, जिसे हम लोग फार्मर कंज्यूमर बाजार कहते हैं, वहां ले जाकर इस तरीके का विक्रय करें। या तो कोई जीरा जैसी छोटी उपज है तो वहां तो 2-4 किलो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका प्रश्न ये था कि क्या किसान खेत से भी इसका काम कर सकते हैं? हाँ, इसमें फार्म गेट ऐप भी बना हुआ है, तो आप किसान 2 तरीके से आप वहीं से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, आपको लगता है कि हो सकता है कि जब कटाई होती है तो सीजन होता है, ट्रालियाँ, गाड़ियाँ लंबी लग जाती, लंबी क्यों लग जाती, कतार लग जाती है, तो आप चाहें तो एडवांस लाट संख्या भी अपने घर से उस पर जा कर के, वो कंप्यूटर में अपने मोबाइल पे जा कर के ऐप को डाउनलोड कर लें और वहीं से लाट क्रिएट कर लें, और लाट क्रिएट करके अपनी वाहन को यहाँ लेकर चले आएँ और यहाँ आसानी से बिक जाएगा। तो वो भी है। एक चीज़ मैं किसान भाइयों के लिए और बताना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य वेयर हाउसों से व्यापार कराना भी है। उसका कारण यही है कि मंडी दूर होती है। देश में 7000 मंडियां हैं इस समय वर्तमान में, जिसमें से करीब 26 से 6 मंडियां बड़ी मंडियां हैं, क्रियाशील मंडियां हैं। तो जब वेयर हाउस के में एक हम लोग डिक्लेयर्ड मार्केट करवा देते हैं, राज्य सरकार को करना होता है, तो उस केस में वहाँ तब आप स्टोरेज करते ही करते हैं, तो भंडारण के साथ साथ आपका माल भी सुरक्षित है, वहाँ से बिक भी जाता है, और आप चाहें तो जब तक न बिके उस पर प्लेज फाइनेंसिंग लेकर के आप अपने काम को भी चला लें और बेच दें। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इसी माध्यम, आपका माध्यम प्रयोग करके मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार अपने विपणन कानूनों में करें। यह पूरे देश में नहीं है। देश में जहाँ कानून है, 15 राज्य ऐसे हैं जो ये व्यवस्था कर रखे हैं, तो वहाँ पर राज्य सरकारें ऐसे वेयर हाउसों को मार्केट डिक्लेयर करें। जब तक वो मार्केट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो अपने किसानों को इस विधा से वो लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि आज तकनीक की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान भाई अपना माल किसी गोदाम में रख दिया और वो जा कर के प्रयागराज या कहीं घूम रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स। अब किसान भाई को थोड़ा मैं सरल भाषा में इसको समझाऊं तो पहले क्या होता था कि पेपर की, जब आप वेयर हाउस में जाते थे तो पेपर की रसीद वेयर हाउस मालिक उसको जारी कर देता था कि इस क्वालिटी का इतना उपज, इस वैल्यू का इतने कुल रखे हुए हैं, और वो आप ले जाते थे तो वो बैंक में फाइनेंस कर देते थे। लेकिन बैंक रिस्क नहीं लेता था, इसको फाइनेंस नहीं करता था, क्योंकि होता क्या था, कुछ बैंकों को छोड़ दीजिए, वो रीजन ये था कि उसको पता, आपकी रसीद तो रख दिया, पता चला गोदाम में माल ही नहीं है। तो इस समस्या को हल करने के लिए WDRA एक संस्था स्थापित की गई, और WDRA ने करीब 7000 की वेयर हाउसेस को रजिस्टर्ड कर दिए हैं। इससे
बैंकों का रिस्क खत्म हो गया, सारी जिम्मेदारी WDRA पर जाती है। जी। और ऐसे गोदाम जो WDRA रजिस्टर्ड हैं, ये लोग ENWR का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक रसीद, वो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगी। और निगोशिएबल वर्ड का शब्द का मतलब ये है कि आप अगर पास ENWR है तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी मंडी के वेयर हाउस से वो इशू कराए हैं, और आप मध्य प्रदेश के कहीं घूम रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपको खरीदार वहाँ मिल गए, तो आप उस रसीद को भेज दीजिए, जो कि ENWR मतलब निगोशिएबल है और डिजिटल फॉर्म में है। और वो आएगा, बैंक का जितना लोन लिया है वो वापस करेगा, रसीद वो जहाँ चाहेगा ट्रेड करेगा और शेष पैसा लेकर बाहर हो जाएगा। तो ये सुविधा भी इसमें की गई है। इसके अलावा किसान भाइयों को हम ये और बताना चाहेंगे कि इस वर्जन। डॉक्टर अस्कर सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, दूसरे पहलू को आप बिल्कुल बताइएगा, लेकिन एक दर्शक है, उनके सवाल को ले लेते हैं। नंदसुर मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने प्रश्न वीडियो भेजा है, देखते हैं क्या सवाल है। मैं नंदसुर मिश्रा हूँ, बाराबंकी विकास सूरतगंज गाँव बसोली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ जो कृषि ऑनलाइन बिक्री है, तो इसको हमको वैसे समय तो इसमें कम लगता है, जल्दी हो जाता है, पहले बड़ा समय लगता था। तो इसमें एक समस्या ये आती है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है किसान, वो इससे कैसे लाभ पाएगा। दूसरी चीज, कभी कभी जब नेटवर्क चले जाते हैं, सर्वर नहीं रहता है, तो बहुत बड़ी परेशानी पैदा होती है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये डॉक्टर साहब जानना चाहता हूँ मैं आपसे। क्या जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, इनका सवाल यही है जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, नेट नहीं रहता है। इन समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए, इसका समाधान आप बताइएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकूंगा छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार नंदस्वरूप जी के सवाल को शामिल करेंगे और जवाब भी तलाशेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जी, इन सवाल का तो जवाब आप दीजिएगा जो हमारे दर्शक थे उनका सवाल है। साथ ही साथ आपने पहले जो जिक्र किया कि गुणवत्ता के जो मानक हैं उसके अनुसार आपकी उपज को चेक किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए किसी किसान की जो उपज है वो उस गुणवत्ता के पैमाने पर नहीं खरी उतरती है, तो वो किसान के लिए क्या समाधान है, वो किसान कहाँ जाएगा फिर? देखिए, पहले तो उन किसान को मैं बताना चाहूँगा कि कई बार हम जाते हैं, विभाग में जाते हैं अपने स्कीम के बेनिफिट के लिए, और वहाँ हमें पता चलता है कि हाँ हमारा सर्वर डाउन है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब भारत सरकार ने अभी बजट में ये घोषणा की थी कि हम भारत विस्तार करके एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, और उसके साथ अभी शायद कल ही जयपुर में माननीय कृषि मंत्री जी ने उसका शुरुआत भी किया है, श्री गणेश भी किया है। तो कृषि विस्तार में ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी कि क्या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या उससे कैसे किसान बेनिफिट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ करवा सकते हैं, और कैसे वो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। उस स्कीम्स के अलावा उसको तकनीकी जानकारी भी मिलेगी। तो ये तो रही आपकी किसान ने जो पूछा था। हालांकि कभी कभी विभाग में हम जाते हैं, उनके पास वास्तव में समस्या होती है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, या हम ये मानते हैं कि वो करना नहीं चाह रहा है, पर जो अधिकारी वहाँ बैठा है और उसको कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, वो समस्या हमें भी आती है, तो उसके साथ भी बियर करें। गुणवत्ता की जहाँ तक बात करी है, तो गुणवत्ता में हमारा जो DMI ने पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, उसमें केवल ये नहीं है कि एक फिक्स गुणवत्ता ही होगी, उसमें उसकी ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, 3-4 ग्रेड
डिसाइड की होती है, जिस हिसाब से वो है उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है या A1, A2, A3 उस टाइप का। उसमें बेस्ड ऑन पैरामीटर्स उसके हैं, नमी की मात्रा के अनुसार कि उसमें 12% है तो एक ग्रेड होगी, 13% है या 14% है तो अलग अलग ग्रेड में वो रखा जाएगा। सर्टिफिकेट उसी हिसाब से मिलेगा। उसके अलावा जो मिश्रण है अन्य बीजों का या अन्य पदार्थों का मिश्रण है वो कितना प्रतिशत है उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस ग्रेड के हिसाब से जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में ई नाम में ट्रेडिंग करेंगे तो उस जो खरीदार है वो उसको आपका सर्टिफिकेट जो असेयर ने दिया है वो उसको विजिबल होगा उसकी फ़ोटो के साथ, उत्पाद की फ़ोटो के साथ। तो फ़ोटो के साथ उसको उसके पैरामीटर्स भी पता हैं कि इसमें नमी कितनी है, इसमें एडमिक्सर्स कितने हैं और श्रीवल्ड ग्रेन्स कितने हैं। उसके हिसाब से वो अपना असेस करता है कि हाँ ये क्वालिटी है, मुझे कितना भाव लगाना चाहिए। तो वो भी उसको भी पता है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो क्या खरीद रहा हूँ, कैसा उत्पाद मैं खरीद रहा हूँ, इसमें नमी कितनी है, मुझे अगर सुखाने की ज़रूरत है या नहीं है, सही मात्रा में नमी है वो ज़्यादा और एडमिक्सर्स नहीं है वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार होगा। क्यों? क्योंकि उसको छनाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी ग्रेडेड है, ऑलरेडी सूखा जितना चाहिए उतना है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉइस्चर अगर कम होती है, हम हमेशा कहते हैं किसान भाइयों को कि जब आप अपना उत्पाद मंडी में लेके जाते हैं, बेचने लेके जाते हैं, तो कोशिश करें कि एक उसकी नमी ज़्यादा नहीं हो। नमी अगर ज़्यादा न होगी, आप ज़्यादा नमी वाला उत्पाद लेके जाएंगे, उसकी स्टोरेज की क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है, रोग और कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होती है और जो खरीदार है वो भी आपको सही भाव नहीं दे पाएगा। तो सुखा कर, प्रॉपर सुखा कर लेके जाएं। छनाई जो किसान ज़्यादातर नहीं करते हैं, हम कहते हैं ना कि आड़तिया ज़्यादा पैसे कमा रहा है या व्यापारी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। क्यों कमा रहा है वो? कि आप जो हार्वेस्ट हुआ, थ्रेसिंग हुआ, डायरेक्ट वैसा का वैसा मंडी में ले गए और जो काम आप नहीं कर रहे हैं वो काम आड़तिये को या व्यापारी को करना पड़ता है। छनाई है, सुखाई है, ग्रेडिंग है, पैकिंग है, वो सारे काम वो करेगा तो वो पैसे लेगा। इन उपजों को जब मंडियों में लेके जाए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और जिस तरीके से वहाँ मानकीकरण की व्यवस्थाएं की गई हैं उसका लाभ भी किसानों को भी मिलेगा और व्यापारियों को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शक हैं, रुक कर लेते हैं, उनका सवाल मिला हमें। साई राम हैं बीकानेर राजस्थान से, देखते हैं क्या सवाल भेजा है इन्होंने। मेरा नाम सई राम है। मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, मेरी सरसों का ऑनलाइन बिक्री कैसे करूं? नमस्कार। जी, ये अपने सरसों को ऑनलाइन ई-नाम के माध्यम से बेचना चाहते हैं एसके सिंह साहब, तो ये कैसे प्रक्रिया को अपनाएं और कैसे लेके जाएं? किसान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और सारे प्रश्नों को मैं स्पष्टता के साथ रखता हूँ एक एक को। पहला उनका प्रश्न ये था कि सर्वर वाला, ये पुरानी बात हो गई है। हमारी यहीं पर टीम है SFAC की, उसमें एक टीम काफ़ी लंबी चौड़ी है। सर्वर का इशू जैसे रिपोर्ट होता है वैसे ही उसका निर्धारण कर दिया जाता है। तो किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि सर्वर के इशू को पुराने के आधार पर ना सोचें, आप जाएं, ये सर्वर का इशू किसी मंडी में नहीं आ रहा है और जहां आता भी है, मैं ऐसा भी नहीं कहते नहीं आता, जहां आता है तुरंत सलूशन हमारी टीम यहाँ से उसको कर देती है और सर्वर वाला ख़त्म हो गया बात। दूसरी, हमने इसका अपग्रेडेड वर्जन इसी 13 तारीख को प्रारंभ किया है। आप देखें वो इतनी बड़ा वर्जन है कि वो सब मुद्दे हैं ही नहीं। अगली बात इन्होंने ये कहा था कि रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन हम कैसे करें। किसान कुछ नहीं करना है, आपको मंडी के गेट पे जाना है, अगर मंडी जा रहे हैं तो, और नहीं तो आपके अपने मोबाइल पे मंडी जा कर के अपना मोबाइल नंबर बताना है। 2-4 बातें वो मंडी पे बैठा हुआ कर्मचारी पूछेगा, आप रजिस्टर्ड हो गए। अगली बार आपको ये भी नहीं करना है, मंडी की जैसे अपना नाम बताएंगे सारा डेटा उसके स्क्रीन पे आ जाएगा। तीसरी बात आपकी थी कि क्वालिटी के इशू पे, जब कोई खरीदार
उसी प्रदेश का है। अब ध्यान दें, किसान और खरीदार दोनों उसी प्रदेश का है, तो उसका डिस्प्यूट जिसे कहते हैं उसके सेटलमेंट के लिए मंडी कानूनों में वो संबंधित मंडी उसका निर्धारण करती है, उसका डिस्प्यूट को सेटलमेंट करती है, वो कोई इशू नहीं है। अगली बात इन्होंने कही कि इसी में अगर वो खरीदार दूसरे प्रदेश का है तो चूंकि यह एक राज्य सरकार का विषय है, वो भारत अभी भी सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हम लोग उस चुनौती को कैसे पार पाएं, इसके लिए बहुत सारे हम लोग एमओयू के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर दूसरे स्टेट का खरीदार है तो उस मंडी कानूनों से पार जाके कैसे व्यवस्था की जाए, वो भी बहुत जल्दी किसानों को मिलेगा। और मंडी के अंदर गुणवत्ता को लेकर या भुगतान को लेकर या किसी बिंदु पर कोई डिस्प्यूट खरीदार और विक्रेता में है तो मंडी कानूनों में समुचित व्यवस्था है, उसके तहत उसका निर्धारण कर दिया जाता है। जी, इसके साथ एक और दर्शक है, उनका भी सवाल प्राप्त हुआ, उनका रुख कर लेते हैं। बजरंग है भरतपुर राजस्थान से, देखते हैं क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैं बजरंग शिवराण जयपुर जिले के पचकोडिया ग्राम से। ये मेरी गेहूं की फसल है जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये बढ़िया क्वालिटी का गेहूं है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूं कि मैं अब इस गेहूं को जो तैयार हो चुकी फसल उसकी मार्केटिंग कैसे करूं? जी, डॉक्टर एस.के. सिंह जी, क्या समाधान है इनका? किसान भाई के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपणन ही होता है। उनको बिल्कुल सही सोचा। तो आप उस बाजार को चयनित करें कहाँ आपको सबसे ज़्यादा मूल्य मिलने वाला है। आप मंडी में जाएं और आप ध्यान दें, मंडी के अलावा अपने घर बैठ करके 2 पोर्टल हैं, सरकार के भी हैं, एक एग्मार्क नेट हम लोग कहते हैं। उसमें हर मंडी के भाव दिखते रहते हैं कि कल किस मंडी किस भाव में कौन सा उपज बिका। आपका गेहूं भी उसमें दिखेगा और वो फिजिकल में कितने में बिक रहा है, ई नाम में कितने बिक रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आप किसी प्रोसेसर के पास बेचेंगे तो आपको कितने पैसों में वो खरीदने को तैयार है। अपना जो ट्रांसपोर्ट है, जो और सब लागत है, वो निकाल लीजिए। तो आप तीसरी बात ये है कि आप अगर अभी तो उपज आपकी तैयार है, अगले साल से आप देखें कि कोई एफपीओ वगैरह का गठन कर लें तो ये कहीं और बेहतर स्थिति हो तो आप सीधे जो है बड़े बड़े कारपोरेट को, बड़े बड़े बायर को इसको सप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको अच्छा दाम मिलेगा। जी, तो इस प्रकार से आप विपणन की व्यवस्था कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और पहलू को समझा जाएगा। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक और दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बलवान सिंह है राजगढ़ राजस्थान से, देखते हैं क्या सवाल उन्होंने भेजा है। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बलवान सिंह राजस्थान चूरू जिला राजगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब हम चने की खेती करते हैं तो चने के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इस संबंध में थोड़ा डॉक्टर साहब मुझे जानकारी दें। धन्यवाद। जी डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, चने की मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर सिंह साहब ने भी बताया, मार्केटिंग चाहे कोई भी फसल हो आपकी, चना हो, सरसों हो, गेहूं हो या फल सब्जियां हो, पहले की बात करें तो हमारे पास केवल मंडियां एक मेजर ऑप्शन हुआ करता था।
2003 में सरकार ने मंडी कानूनों में सुधार किया और उसके बाद कई ऑप्शन किसानों को दिए। ये दिया कि किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेचे, उस पर बाध्यता नहीं, पहले भी नहीं थी। पहले खरीदार पर बाध्यता थी कि वो मंडी यार्ड में ही खरीदेगा। अब उन सब चीज़ों को क्लियर करके ये प्रोविज़न किया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। कोई अगर कंपनी के साथ पहले से ही व्यापार की उत्पाद गुणवत्ता के हिसाब से एग्रीमेंट कर सकते हैं जी। इसके अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग जो भी प्रमोट किया है कि कोई कंपनी आपके गांव में आके कलेक्शन सेंटर स्थापित करना चाहते हैं कुछ पीरियड के लिए, हार्वेस्ट पीरियड के लिए, तो वो वहाँ आके अपना प्रोक्योरमेंट सेंटर, कलेक्शन सेंटर ले सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोविज़न उसमें रखे हैं। तो जो किसान ने कहा कि मैं कहाँ बेचूं, ये एक उसके लिए समस्या हर एक के लिए होती है। जैसे सिंह साहब ने कहा कि एक तो आप सबसे पहले एगमार्क नेट पे जाके या ई नाम पे जाके अपने आसपास की जितनी भी मंडियां हैं उनमें क्या भाव चल रहा है वो भाव देखें और उसमें ये गणना करें कि मैं अपना उत्पाद उस मंडी तक लेके जाता हूं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आएगा और कौन सी मंडी में मुझे ज़्यादा भाव मिल रहा है अपना खर्चा काट कर जी। इसके अलावा जो ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई एक्सपोर्टर है या प्रोसेसर है, चना दाल बनाने वाला है, बेसन वाला है कोई, वो अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप डायरेक्ट उसको भी बेच सकते हैं। वो क्या भाव दे रहा है, मंडी में मुझे कौन सी मंडी में क्या भाव मिल रहा है, वो सारा आप पहले से देखें। इनाम की मंडी में क्या मिल रहा है, वैसे इनाम के अलावा मंडी में क्या मिल रहा है, या जो प्रोसेसर डायरेक्ट खरीदना चाहता है मेरे यहाँ से तो वो कितना भाव दे रहा है, उसके हिसाब से आप तय करें कि किसको बेचेंगे। पर जानकारी जरूर लें। मैं हमेशा ये किसानों को सलाह देना चाहता हूँ कि बिना जानकारी के सीधा मंडी में नहीं जाएं। जनरली किसान कई बार ऐसा करते हैं कि उनके पास मंडी भी फिक्स है और आड़तिया भी फिक्स हैं, उनके वो वहाँ जाके अपना उत्पाद रख देते हैं और कई बार जब उसका ऑक्शन हो रहा होता है वो वहाँ होते भी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा ना करें। अब आपके पास सरकार ने बहुत सारे ऑप्शन खोल दिए हैं, ई ट्रेडिंग के भी खोल दिए हैं और मतलब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शन धीरे धीरे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे आ रहे हैं जी। तो इन तरीकों को अपनाकर मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज को समझकर आप बेहतर तरीके से अपनी किसी भी फसल को बेच सकते हैं। डॉक्टर अस्कर सिंह जी, मैं आपका रुख करता हूँ। मेरे दो सवाल आपसे हैं। पहला सवाल तो ये है कि किसी भी मंडी या किसी भी ई नैम में रजिस्टर करने के बाद किसान भाइयों को जो समस्या आती है उसका समाधान तो हम कर ही रहे हैं। जो इंटरफेस है पूरा ई नैम का, अगर हम उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें कुछ तरह के ऑप्शन है। जैसे कि इसमें मैंने देखा स्टेट लिखा होता है पहले, फिर APMC के नाम लिखे होते हैं, कमोडिटी होता है। प्राइस की अगर हम बात करें उसके 3 सब्स्टिट्यूट हैं। पहला है मिनिमम, मॉडल, फिर मैक्स प्राइस। एक तो थोड़ा सा इन तीनों को समझाइए कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें एक और चीज़ इंटरफेस में देखने को मिलता है, एडवांस और डिमांड सप्लाई। एडवांस सप्लाई क्या है और डिमांड सप्लाई क्या है, इसको किसान भाई कैसे समझें और इससे किसान भाई को क्या फ़ायदा हो सकता है? पीछे से मैं प्रारंभ करूंगा क्योंकि मेरे दिल को छूने वाला चीज़ आपने बाद में कह दिया। ये है पहले बहुत प्रिमिटिव रूप में था और इसको जब हम 2.0 में एडवांस वर्जन में जा रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई का मॉड्यूल ही रखा गया है। इसका मतलब यही है कि किसान जैसे अपनी उपज लाया और नहीं भी लाया, वहाँ पर मंडी में लाने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, आप वेयर हाउस अपने घर रखिए और इस क्वालिटी का प्रोड्यूस है, इतना उत्पाद है, इतने प्राइस में, सारा डिटेल उस पोर्टल पे लिख दीजिए, लिखवा दीजिए मंडी से, किसी से भी लिखवा दीजिए, ठीक, वो पड़ा रहेगा। अब पूरे देश में जो खरीदार होंगे वो देखेंगे कि ये इस उत्पाद की, इस क्वालिटी के उत्पाद का मुझे इतनी क्वांटिटी में यहाँ अवेलेबल है, वो उसको बिड करके आपसे खरीद लेंगे। अब आपकी प्राइस सूट करती है तो बेच दीजिए। अब ऐसे देखें दूसरी साइड में कि जो खरीदार हैं वो अपनी डिमांड रख देते हैं उस पर, मतलब कि हमको इतने कुंतल
का यह प्रोड्यूस इस क्वांटिटी का इस उद्देश्य के लिए चाहिए जी। अगर आलू खरीदने वाले हैं तो उनको लगता है चिप्स बनाना है तो चिप्स से संबंधित सारे गुण लिख देंगे, ऐसी आलू की चाहिए और मैं इतने में खरीदने को तैयार हूँ। तो फिर किसान जो है वो दोनों स्पीक मतलब बातचीत कर लेते हैं ऑनलाइन और वो बात सौदा हो जाता है। तो इसको हम लोग और बृहद रूप में ले जाने वाले हैं कि ताकि ये चीज़ आगे हो जाए। एक और प्रश्न था आपका कोई? जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं ई-नैम को लेकर और उनका समाधान करना बहुत ही मुश्किल होगा इतने कम समय में, लेकिन जितनी भी जानकारियां आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारे किसानों तक पहुंचाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एस के सिंह जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम शर्मा जी, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आपने समय निकालकर जो स्टूडियो में पहुंचे, इन तमाम चीज़ों के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसान ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा व्यापारी इसके द्वारा खरीदारी करते हैं। तो आप भी अगर ई-नैम का इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई-नैम के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के से जुड़कर भी आप ई-नैम के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी उपज का बेहतर मूल्य जो किसान भाइयों की समस्या रहती है उसका समाधान भी आप ई-नैम के जरिए कर सकते हैं। आपको बहुत साधारण से जो प्रयास हैं वो करने हैं जिसके ज़रिए आप डिजिटल भी हो सकेंगे, अपनी खेती किसानी में नया परिवर्तन भी देखेंगे और आपकी उपज का जो सही मूल्य है वो भी आपको मिल सकेगा। तो ई-नैम का इस्तेमाल कीजिए, अपने आसपास के किसानों को इसके बारे में जागरूक भी कीजिए। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिसको लेकर हम हाजिर होंगे, चर्चा करेंगे, नजर डालते हैं अगले विषय पर। हेलो किसान में अगले अंश में बात होगी फसल आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है, कैसी मात्रा में करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए। इन पहलुओं को अगर समझ के किसान भाई खेती किसानी में आगे बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर बेहतर उत्पादन लेंगे। इससे जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हैं, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें प्रश्न वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद भेजने के लिए नंबर आप नोट कर सकते हैं हमारा। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप हमें वीडियो भेज सकते हैं 8800520717। इस नंबर पर आप अपना वीडियो हमें भेज सकते हैं। इस वीडियोज़ को आपके टीवी पर स्क्रीन पर हम शामिल करते हैं। इसके साथ ही आप हमें ईमेल करके भी अपने सवाल सुझाव भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। डीडी किसान का कॉल सेंटर भी आपकी सेवा में खुला रहता है, उसका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। कोई सवाल सुझाव दर्ज कराने के लिए नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं कि इन जानकारियों का विस्तार अन्य किसानों तक हो तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल ज़रूर तरीके से करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी आप घर बैठे देख सकते हैं और अन्य किसानों तक भी इस कार्यक्रम को पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ होगा। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बने रहें आप डीडी किसान के साथ। नमस्कार।